जय हिंद चैंपियंस। तो देखिए हम लोग क्या कर चुके हैं अब तक। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मिडीवल पीरियड चल रहा था तो उसमें हम लोग सल्तनत पीरियड कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। और हम लोग आ चुके हैं मुगल पीरियड में। तो ये दोनों जो चैप्टर हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसीलिए इनको मैंने सब पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे मैंने देखा, आपने देखा कि सल्तनत पीरियड को चैप्टर 1.A इस टाइप का कन्वर्ट किया था। ठीक है। फिर हमने पहले स्लेव पढ़ा, खिलजी पढ़ा, तुगलक पढ़ा। वैसे ही मैंने ये जो मुगल पीरियड है उसको भी अलग अलग पीरियड में मतलब पार्ट में डिवाइड किया है, ताकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो और हम लोग उसके ये एमसीक्यू को कर पाएँ। जो मेंस के क्वेश्चन हैं वो 7 से 8 क्वेश्चन हैं शायद, वो हम लोग सबसे लास्ट वाले सेक्शन में करेंगे। ठीक है। तो मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो मान लो ये है। तो पहला 2.1, 2 मतलब ए, 2B, 2C, 2D, 2E। ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले में हम लोग पढ़ेंगे जो आज का चैप्टर है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग बाबर, हुमायूं और शेरशाह के बारे में। बी में पढ़ेंगे सिर्फ अकबर के बारे में, क्योंकि अकबर ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके जो सुलह कुल है ना, और तशवीर खाना, बहुत सारी चीज़ें, इबादत खाना, इन सब के बारे में आता है। तो इसके बारे में हम लोग एक पूरे क्लास में पढ़ेंगे। क्लास 3 में मैंने फिर जो अकबर की बात थी, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, जहांगीर, आपका शाहजहां और औरंगजेब, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ेंगे हम लोग जो आर्ट एंड कल्चर था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, है ना, इन सब के बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। और जो मिसलेनियस क्वेश्चन है और ई में हम लोग पढ़ेंगे लीटर के जो, मतलब जो शक्तिशाली थे वो तो इतने ही थे, है ना, बाबर से लेके औरंगजेब। उसके बाद जो मुगल साम्राज्य था वो डिसइंटीग्रेट शुरू हो गया, डिसइंटीग्रेशन। तो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उसके बाद जो जो वीक ये थे, शासक थे, उनके बारे में एक छोटा सा वो है, ब्रीफ पढ़ेंगे। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। किसी किसी के बारे में कुछ वो है, अकबर टू किसको बोलते हैं, या फिर आपका क्या बोलते हैं, रंगीला कौन था, इन सब के बारे में थोड़ा ब्रीफ पढ़ लेंगे। और इसी में हम लोग जो मेंस के क्वेश्चन है वो कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा डिले करे बगैर करते हैं। और देखिए आज मेरा प्लान था कि संडे को ही हम लोग ख़त्म कर लेंगे मिडीवल को, लेकिन मुझे लगता है कि मुगल को करने में ही टाइम लगेगा। तो मुगल ख़त्म करने के बाद 1-2 दिन और लूँगा मैं। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है। देखिए हम लोग को टाइम क्यों लग रहा है पता है आपको? टाइम लग रहा है क्योंकि हम लोग होलिस्टिक तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। एक तो अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, ओवरव्यू, है ना। दूसरा है सारे पीवाईक्यू कर ले रहे हैं, जिसके चलते, और तीसरा आप लोग को मटेरियल भी रेडी होते जा रहा है, स्टडी मटेरियल, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आई है जिसको मैंने थोड़ा ध्यान में रखा है, बट मुझे टाइम चाहिए। उनका कहना है कि सर हिंदी वाले अलग से दे देंगे क्या प्रेजेंटेशन, ताकि प्रिंट आउट लेके हम लोग पढ़ पाएँ, और सेम इंग्लिश वालों के साथ। तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सेग्रीगेट करना पड़ेगा स्लाइड्स को। ठीक है। मेरे पास इसका सॉफ्ट, मतलब ये ऐसा पीपीटी फॉर्म में नहीं है। तो स्लाइड्स को मुझे सेग्रीगेट करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। तो मे बी ये हरेली के दिन छुट्टी है ना, उस दिन मैं करके दे दूंगा। ठीक है। लेकिन पहला प्रायोरिटी मेरा ये है कि आप लोग का लेक्चर खत्म करते जाऊँ, है ना। चलिए, तो मुगल साम्राज्य जो था कब से कब तक चला आपका? 1526 से लेके 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, जिसमें बहादुर शाह जफर ने लीड करा था, तब तक चला। ठीक है। 1526 में क्या हुआ था आपको याद है? जो हमने दिल्ली सल्तनत खत्म किया था, यहाँ पे इब्राहिम लोधी को, ठीक है, इब्राहिम लोधी को डिफीट किया था। किसने? बाबर ने। ठीक है। उसके बाद फिर मुगल साम्राज्य शुरू होता है। ठीक है। तो इसमें कंटेंट क्या क्या है, हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे, कैसा उसका प्रशासन काल था। उसके बाद मुगल साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ परिचय है। हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, फिर शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद, इसके बाद जो मुगल शासक आने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ है, और प्रशासन और विरासत। ठीक है। मतलब क्या क्या उन्होंने आर्किटेक्चर बनाए, क्या आर्ट फॉर्म था, ये सब रहेगा इसमें। तो पहला है, थोड़ा ब्रीफ परिचय दे देता हूँ मैं, कि मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी, जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया था। ठीक है। दिल्ली मुख्य राजधानी रही, हालांकि आगरा का भी प्रशासनिक केंद्र रूप में उपयोग किया गया। ठीक है। लेकिन दिल्ली ही राजधानी थी, तभी हम लोग दिल्ली सल्तनत के बाद फिर ये पढ़ रहे हैं, है ना। इस साम्राज्य को एकात्म माना जाता है। एकात्म क्यों? क्योंकि सारे जो रूलर थे वो एक ही डायनेस्टी से थे, है ना। लगातार बाबर के बाद उसके वंशजों ने ही रूल किया। ऐसा नहीं हुआ कि क्या बोलते हैं, जैसे स्लेव डायनेस्टी आया फिर खिलजी आ गया, ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे मुगलों का परिवार ही राज कर रहा है।
पहले बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर आया, इन सो ऑन। अब पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य के काल जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। जैसे ऊपर में मैंने मेंशन किया, जो स्ट्रॉन्ग रूलर थे उनके पीरियड को कहा जाता है पूर्व मुगल काल, ठीक है, जिसमें बाबर से औरंगजेब तक के जो प्रभावशाली लोग थे उनके बारे में वर्णन है। उत्तर मुगल काल है जो औरंगजेब के बाद जो वीक सक्सेसर आए उनके बारे में। तो ये शुरू होता है बहादुर शाह प्रथम से बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो 1858 तक, 1707 से 1858 तक को बोलते हैं उत्तर मुगल काल, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ब्रीफ परिचय जो बाबर के बारे में। तो बाबर जो था इसका जन्म हुआ था वैलेंटाइन डे के दिन, ठीक है, 14 फरवरी 1483। जन्म याद करने की जरूरत नहीं है। इसका मूल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पिता माता का नाम याद करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये याद कर सकते हैं आप कि इसकी जो माता थी, जिसकी मम्मी थी, वो मंगोल साइड से थी और इसके पिता जो थे वो तैमूर वंश के थे, ठीक है। इसीलिए इसको तिमूर वंश का वो संस्थापक भी बोलते हैं भारत में, ठीक है। तो बाबर तैमूर मंगोल रक्त का मिश्रण था। पिता की ओर से तैमूर का 5वां और वंशज और माँ की ओर से चंगेज खान का 14वां, ठीक है। फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि आपको याद होना चाहिए कि इट इज़ मिक्स ब्रीड ऑफ चंगेज एंड तिमूर। और दोनों क्या थे, शक्तिशाली वो थे, डायनेस्टी थे सेंट्रल इंडिया के, मतलब जैसे होता है ना एक रॉयल खून टाइप का, तो वो उधर के रॉयल खून थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं वंश। तुर्क जाति के चतगाई वंश की स्थापना की, जिसका नाम चंगेज खान के दूसरे पुत्र के नाम पे रखा गया, लेकिन आमतौर पर मुगल वंशी कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया तुर्क ये जो था वो चंगेज खान के दूसरे पुत्र के नाम पे रखा गया था। चगताई वंश भी कहा जाता है इसको, फैक्ट में कहीं पूछा जाए तो। अदरवाइज तो मुगल वंश के नाम से ही पॉपुलर है। और इसके 4 पुत्र थे, ठीक है। उसमें से 4 पुत्रों के नाम क्या क्या थे, हुमायूं, कामरान, ठीक है, असगरी, इसको अस्करी भी बोल रहे हैं, और हिंदाल या फिर हिंडाल जो भी। तो इनको क्या किया इन्होंने, हुमायूं को तो उत्तराधिकारी बनाया था अपनी मृत्यु के बाद, और लेकिन कामरान को काबुल, तो याद करने का तरीका आसान है, का से कामरान, का से काबुल, असगरी को संभाल, और इसको ऐसे याद कर सकते हैं अंश करके, ठीक है। मैंने ऐसे शॉर्टकट याद किया था, मिक्सअप हो जाता है इसलिए। हिंदाल को राजगंज। डिटेल में और पढ़ेंगे हम लोग। इसको बोला गया पातशाह की सम्राट, है ना। मतलब पातशाह मतलब क्या होता है, सम्राटों का सम्राट, एक उपाधि है जो इसने धारण की थी। और पिता की तरफ से पैतृक उपाधि इसकी मिर्जा थी, ठीक है। इसकी मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 को। कथित तौर पर इब्राहिम लोधी की मां ने इसे विष दिया था। इसके साहित्यिक कंट्रीब्यूशन क्या है, तो इसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो है तजुक ए बाबरी की रचना की थी इसने। किस भाषा में, तुर्की भाषा में की थी। ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। तो ये आप याद रखेंगे। और ऊपर से ये कवि भी लिखता था, तो इसकी जो शैली थी मुबैयन शैली थी, और जो इसकी कविताएं हैं उसका संग्रह दीवान के नाम से जाना जाता है, तुर्की भाषा में है। तो अल्टीमेटली ये तुर्की में लिखता था, ठीक है। और अकबर ने इसकी जो आत्मकथा है उसको फारसी में अनुवाद करवाया था बाबरनामा के हिसाब से, बाबरनामा के नाम से। और करा था किसने, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। तो 2-3 फैक्ट मैंने यहाँ मेंशन किए, तो इनसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक है कि तजुक ए बाबरी जो लिखी गई थी वो इसकी आत्मकथा थी जो तुर्की भाषा में थी, और उसको फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया अब्दुल रहीम खान खाना। फारसी जो था ये मुगलों ने भी अपनी राजभाषा की तरह यूज़ किया, ठीक है। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। बाबर का भारत पर आक्रमण, तो ये जो आक्रमण हुआ था वो इसने क्या किया था, सबसे पहले पाकिस्तान के कुछ एरियाओं में जीतते जीतते आया था। तो बाबर ने 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में फरगना के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, या अपने सेंट्रल एशिया में। षड्यंत्रों के कारण अपने क्षेत्र खोने के बाद उसने 1504 ईस्वी के आसपास काबुल पर कब्जा किया। हुआ क्या, ये जो था वो सेंट्रल एशिया में, मान लो ये है आपका इंडिया, तो इधर ये राज कर रहा था, लेकिन इसको खदेड़ा गया वहाँ से, ठीक है। तो फिर ये क्या किया, इधर अपना डायनेस्टी खोजने लग गया। तो बाजौर और भेरा को जीता था उसने 1518-19 में, पाकिस्तान के हिस्से हैं। पेशावर जो खैबर दर्रा है, पेशावर को पार करके जल्द ही वापस लौट गया था। उस टाइम ये भारत नहीं आया, ठीक है। और ये फिर पाकिस्तान के कुछ एरिया पे कब्जा रखा।
ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो सेंट्रल इंडिया में कब ये राज कर रहा था, इसका अटेंशन इंडिया की तरफ कैसे हुआ। तो क्या हुआ, जो सेंट्रल एशिया में इसको खदेड़ा गया, तो फिर ये क्या किया, आपके भारत की तरफ आया, तो पाकिस्तान जो अभी प्रेजेंट डे है उसके कुछ एरिया को जीता, तो बॉर्डर में आ गया इंडिया के, प्रेजेंट डे इंडिया के, है ना। अब हुआ क्या कि पेशावर अभियान के दौरान दौलत खान जो पंजाब का उस टाइम गवर्नर था और राणा सांगा से भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण प्राप्त किए। तो जब ये पेशावर में आक्रमण करने आया था तो भारत के ही दो लोग थे, एक तो दौलत खान था, कौन था ये, पंजाब का गवर्नर। और इस टाइम किसका रूल चल रहा था, इस टाइम चल रहा था आपके लोधी रूल, है ना। तो ये जो दौलत खान है ना, वो आपके इब्राहिम लोधी के चाचा, जो इसका नाम था आलम खान, आने वाला है, तो आलम खान को राजा बनाना चाहता था, ठीक है। तो फिर इसने न्योता दिया इसको, बाबर को, कि भई आप भारत आइए और इसको पदस्थ कीजिए दिल्ली से, है ना, आपको बहुत सारा लूट का माल मिलेगा। सिमिलरली राणा सांगा का भी वही वो था, उद्देश्य था। फिर क्या होता है, अब निमंत्रण मिल गया है तो निमंत्रण को स्वीकार करा उसने दोनों हाथों से, ठीक है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, जैसे हमने सल्तनत की लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो उसमें 1526 में इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़ा गया, इब्राहिम लोधी वर्सेस ये बाबर। तो इसने क्या किया, उस बहुत ही अच्छी सैन्य जो क्या था, सैन्य व्यवस्था का परिचय दिया, सैन्य कुशलता का परिचय दिया। और ऑल्दो उस युद्ध में क्या हुआ था, आपके इब्राहिम लोदी के 1 लाख शासक वो थे, सैनिक थे, ठीक है, 1 लाख हुआ, और इसके सिर्फ 12,000 थे। फिर भी अपनी कुशल सैन्य मतलब प्रशासन व्यवस्था की वजह से इसने इब्राहिम लोधी को हराने में सफलता हासिल करी। तो इसने वहां पे क्या किया, तुगलुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। तो तुगलुमा युद्ध पद्धति क्या होता है, जस्ट मैं एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ। तो ये वो युद्ध पद्धति है जिसमें क्या करते हैं, सैनिकों को अलग अलग टुकड़ियों में बांट देते हैं और फिर अलग अलग दिशाओं से ये लोग आक्रमण करते हैं, ठीक है। तो ये नीति अपनाई उस टाइम और ये उनके लिए सक्सेसफुल रहा। दूसरा था उस्मानी रणनीति। तो इसमें मेन तौर पे जो तोपों को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे क्या बोलते हैं, सजा के रखते हैं ताकि शत्रुओं पर हमला कर पाए, वो एक नीति होती है, ठीक है। कैसे तोपों का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो यही 2-3 चीज़ें हैं जिसके चलते आपका बाबर जीत पाया। एक था तुगलुमा युद्ध पद्धति जिसमें घेरा गया शत्रुओं को, और भारत में तोप खाने और उस्मानी रणनीति का पहला प्रयोग किया इसने, है ना। तोपों का पहला प्रयोग करने के लिए जाना जाता है। एक फैक्ट आप याद रखिए, बारूद का ज्ञान था भारत को पहले से, ठीक है, लेकिन तोपों का और ये बंदूकों का जो था ज्ञान, ये लाया बाबर, ठीक है। उसके बाद आता है खानवा का युद्ध, है ना। इसकी जो लगातार विक्ट्री हुई थी ना, जो 4 मुख्य युद्ध हैं जिससे क्वेश्चन आता है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें इसने इब्राहिम लोधी को हराया। अब जिसने इनको बुलाया था उसी के साथ ही इसका लड़ाई हुआ, वो था राणा सांगा, है ना। राणा सांगा और ये जो क्या था, दौलत खान था, इन लोगों को उम्मीद था कि भाई ये तो दिल्ली में पहले हराएगा, लूट मार करके चला जाएगा, फिर दिल्ली अपन संभाल लेंगे करके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो वहीं पे ही बैठ गया दिल्ली में, कौन, आपका बाबर, ठीक है। और वहां से ये एक्सपांशन करने लग गया नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। तो इस युद्ध में क्या किया था इसने, राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ जिसको खानवा का युद्ध बोलते हैं। और इस युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया। जिहाद मतलब क्या होता है, एक धार्मिक युद्ध है, मतलब पवित्र जिहाद को उसने बोला कि पवित्र धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो ऐसा बोल के वो क्या करना चाह रहा था, अपने फौजियों का मोराल बूस्ट करना चाह रहा था, है ना। धर्म एक बहुत बड़ा अस्त्र होता है। जीतने के बाद इसने बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। गाजी मतलब एक सम्राट टाइप का उपाधि है, ठीक है। तो जिहाद का नारा एक फैक्ट है, उसको याद रखिएगा कि ये नारा इसने खानवा के युद्ध में दिया था। उसके बाद तीसरा युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध, जो 1528 में हुआ। ये हुआ था मेदिनी राय के विरुद्ध, है ना। और इसने मेदिनी राय की जो बेटियां थी उनका विवाह करा दिया। मेदिनी राय की बेटियों को हुमायूं और कामरान को दिया गया, मतलब शादी के लिए दे दिया बोल दो, है ना। हुमायूं और कामरान जो उसके बेटे थे। और लास्ट युद्ध है घाघरा का युद्ध, ठीक है, जिसमें इसने क्या किया, 2 शासक थे, एक तो महमूद लोधी था और दूसरा था नुसरत शाह जो बंगाल का शासक था, ठीक है। इन दोनों को हराया। महमूद लोधी कौन था, ये जो हमारे लोधी डायनेस्टी के वीक रूलर, जो इब्राहिम लोधी के नीचे जो आए, ठीक है। तो इन दोनों को उसने हराया।
और ये तो अफ़गान शासक हो गया। बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था, एकमात्र युद्ध जो जल और थल में दोनों में लड़ा गया, ठीक है? तो अल्टीमेटली देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ठीक है? तो कौन-कौन राजा थे वो याद कर लीजिएगा। पहला तो आपको याद रहेगा पानीपत में इब्राहिम लोधी था, उसके बाद था आपका खानवा के में राणा सांगा, चंदेरी में था मेदिनी राय और अंतिम में था घाघरा का युद्ध, ठीक है? जिसमें इसका याद रखने की ज़रूरत नहीं है, महमूद लोधी था, नुसरत खां जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है? तो याद करने का तरीका ये है 1526, 27, 28, 1529, ठीक है? मैंने कैसे याद किया था इसको? जो बाबर था पी के सीजी आया था। पी से पानीपत, के से खानवा, सी से चंदेरी और जी से घाघरा। घाघरा स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं ना, घाघरा, तो जी, ठीक है? तो मैंने ऐसे याद किया था कि बाबर जो है वो पी के सी जी आया था। तो जैसा भी शॉर्टकट आपको याद रख मतलब अल्टीमेटली आपको फैक्ट याद रखना है तो, है ना? तो ये आप इस टाइप से अरेंज कर पाओगे, ठीक है? और 1526, 27, 28, 29 इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना? तो ये आपके लिए ईज़ी रहेगा याद करना, एक शॉर्टकट मैंने बताया। पानीपत युद्ध के बारे में थोड़ा वर्णन है जो मैंने ऊपर में बताया कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ। 1 लाख सैनिक थे लोधी के पास, 12,000 थे आपके आपके इसके पास बाबर के पास। और बाबर की जीत के कारण क्या थे? पहला तो इसके पास जो नेतृत्व क्षमता था, तोप को चलाने वाले, वो बहुत ही उस्ताद लोग थे। उस्ताद अली खां और मुस्तफ़ा खां। और उज़्बेकों में अपनाई गई तुगलमा युद्ध नीति, वही घेर के मारने वाली बात। और बाबर का सैन्य विशेषज्ञता बनाम इब्राहिम लोधी का अनुभवहीनता। तो विशेषज्ञ था बाबर युद्ध कला में और जो इब्राहिम लोधी था तुलनात्मक तौर पे कमजोर था। इस युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया, जिससे भारत में अफगान शक्ति कमजोर हुई। हमने पढ़ा था ना कि लोधी डायनेस्टी क्या थी? पहली अफगान डायनेस्टी थी जिसने दिल्ली पे राज किया। अब आते हैं खानवा के युद्ध के बारे में। तो इसमें भी वही फैक्ट है कि राणा सांगा शुरू में बाबर को इब्राहिम लोधी पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया था, यह उम्मीद करते हुए कि वह लूटपाट करके चला जाएगा। बाबर ने पानीपत की तरह ही रणनीति का उपयोग किया। अपने जो वो है सैनिक हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। जीत के बाद इसने क्या किया? गाजी की उपाधि, है ना? गाजी मतलब इस्लाम का चैंपियन की उपाधि धारण की। तो ये फैक्ट आता है कि गाजी की उपाधि उसने कब धारण की? तो आप बोलेंगे खानवा युद्ध के बाद, ठीक है? इसने ये जिहाद का नारा कब दिया? पवित्र युद्ध या धार्मिक युद्ध इस टाइप का है इसका मतलब। इसने क्या किया था इस युद्ध के बाद? जो एक व्यापारिक कर था जिसको बोलते हैं तमगा कर, उसको समाप्त कर दिया था। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बाबर की फिर चंदेरी का युद्ध और ये सब। तो मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा, ठीक है? मालवा पर नियंत्रण करना चाह रहा था और इस युद्ध में हजारों राजपूत मारे गए। और ये है बंगाल और बिहार के संयुक्त सेना को हराया था घाघरा के युद्ध में, जो हमने ऊपर में डिस्कस किया, ठीक है? ये उसका अंतिम युद्ध था। अब क्या हुआ? कला और वास्तुकला में बाबर का योगदान क्या है वो देख लेते हैं। बाबर धार्मिक इमारतों की तुलना में गैर धार्मिक इमारतों में अधिक रुचि रखता था। यह विशेष रूप से ग्वालियर की वास्तुकला से प्रभावित था, ठीक है? तो पहला था ईरानी शैली पर आधारित बाग और मंडप बनवाए। जो बाग बने हैं ना वहाँ पे, क्या बोलते हैं, सारे बाग वहाँ पे जो हम लोग आने वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो मुगलों ने बहुत सारे बाग बनाए थे, ठीक है? तो वो ईरानी शैली पे आधारित थे। पानीपत में ईंटों का उपयोग करके काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करा। रोहिलखंड के ये यूपी में है, ठीक है? रोहिलखंड क्या होता है? मतलब जहाँ पे अफ़गान लोग आके बस गए थे ना जिस एरिया में, तो वही उसी को रोहिलखंड बोलते हैं। तो यूपी में है। तो रोहिलखंड के संभल में जामा मस्जिद बनवाई। और इसी का जो वो था, एक सैनिक था, है ना? उसने बाबरी मस्जिद, बाकी बाकी क्या था यार? मियाँ बाकी ने बनवाया था। जो वो था ना बाबरी मस्जिद अब नहीं रहा जो, उसके बारे में मतलब उसी ने बनाया था। जामिती विधियों का पालन करते हुए आगरा में नूरे अफ़गान बाग बनाया था, ठीक है? सड़कों को मापने के लिए और इवन भूमि को मापने के लिए इसने गज बाबरी नाम की एक पैमाना इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है? सड़कों भी मापते थे और भूमि को भी मापते थे, ठीक है? तो वही है कि मोस्टली इसने क्या किया, ज़्यादा कोई धार्मिक इमारतें नहीं बनाई। नॉर्मली क्या किया इसने, ये देख बाग वाग बनाए, ठीक है? जामती विधियों का पालन करते हुए नूरे अफ़गान बाग बनाया आगरा में। तो आगरा और आपका पानीपत, यूपी सब जगह इसने
कुछ-कुछ वास्तुकला के उदाहरण दिए। ज़्यादा फ़ेमस इसमें से कुछ भी नहीं है। अब आते हैं इसके बाद इसके पुत्र हुमायूँ को, तो इसने क्या किया था, इसको हुमायूँ को ही उत्तराधिकारी बनाया था, है ना? और 1508 में इसका जन्म हुआ था, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसका जो एडवेंचर शुरू होता है वो है 1530 के बाद, जब इसके पिता की मृत्यु होती है। इसके समकालीन कौन था? अफ़गान का नेता जो शेर शाह सूरी, है ना? जिसको शेर खान भी बोलते हैं। बाद में इसने शेर शाह की उपाधि धारण की। हुमायूँ 12 वर्ष की आयु में बदख्शां का सूबेदार था। बाबर ने अपने 4 पुत्रों में से उसे उत्तराधिकारी घोषित किया, ठीक है? सबसे योग्य लगा होगा। तो जब हुमायूँ आया तो उसके पास चुनौतियाँ क्या-क्या थीं? पहला तो ये था कि साम्राज्य में एकता की कमी थी, है ना? अलग-अलग जो ये थे, क्या बोलते हैं, काफ़िले थे, उनमें आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी। विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण करना मुश्किल था। भाइयों में संघर्ष चल ही रहा था, जैसे आपने देखा कि इसके 3 और भाई थे। अफ़गान मतलब की शक्तियाँ बढ़ रही थीं, जो आपके बंगाल साइड में है, ये शेर शाह सूरी, उसकी ताकत बढ़ रही थी बंगाल, बिहार एरिया में। विविध से सेना संरचना, तो ये तो ठीक है। हुमायूँ के प्रारंभिक चुनौतियाँ क्या-क्या था? हुमायूँ ने अपने भाइयों के बीच अपने साम्राज्य का विभाजन किया था। तो ये जो मैं आपको याद करवाना चाह रहा था, कामरान को काबुल और कांधार दिया था, है ना? क से याद है, तो काबुल, कांधार, कामरान को। ये मैंने याद करवाया था। अंश, तो से असगरी, और उसने इसको दिया संभल का क्षेत्र। अलवर दिया हिंदाल को, ठीक है? और अपने चचेरे भाई को भी दिया था, ये बदख्शां का, ठीक है? सुलेमान को दिया था। इन तीनों को याद रखिए, इसके भाई थे, ठीक है? चचेरे भाई को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हुमायूँ ने जो युद्ध लड़े ना, उनसे क्वेश्चन आता है कि कब क्या लड़ा गया। जैसे हमने ऊपर में याद किया ना, सीजीपीके करके 1526 से लेके 27, 28, 29, वैसी ही यहाँ पे भी इसके युद्ध है लड़े इसने। तो कालिंजर का युद्ध लड़ा। ये कालिंजर कहाँ पे है? यूपी में है, और वहाँ पे राजा था प्रताप रुद्रदेव। मिस मत करिएगा, ये जो है चंदेल डायनेस्टी के थे। एक जो प्रताप रुद्रदेव पढ़ते हैं वो दूसरे वाले हैं, जो कि काकतीय डायनेस्टी के थे, ठीक है? तो कलचुरी डायनेस्टी वाले ये हैं। उसके बाद तो दोहरिया का युद्ध लड़ा, ठीक है? ये भी सब यूपी के एरिया हैं। तो 1531 में तो 2 युद्ध लड़े गए 1531 में। शेर शाह के साथ चुनार का युद्ध लड़ा गया 1532 में, ठीक है? जिसके बनारस के बाद चुनार पर कब्जा किया। बहादुर शाह, ये गुजरात का रूलर था, ठीक है? उसके साथ लड़ाई किया और चंपानेर के किले को जीत लिया था 1535 में। चौसा और कन्नौज के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। तो चौसा का युद्ध जो है 1539 में लड़ा गया था शेर शाह सूरी के साथ, और इसमें ये पराजित हो गया था, ठीक है? और अगले साल फिर से लड़ा 1540 में शेर शाह सूरी के साथ ही। तो बहुत बुरी तरीके से हारा और सिंध की तरफ भाग गया था। तो इसको बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, या फिर कन्नौज का। फिर से ये यूपी में ही था। तो मोस्टली युद्ध जो है यूपी बिहार एरिया में ही चल रहा है। तो आप याद रखेंगे थोड़ा सा इसका, है ना? कैसे याद करेंगे? 1531 में 2 लड़ाई लड़ी इसने। एक तो था कालिंजर का और दूसरा था दोहरिया। तो मैं केडी करके याद किया था 1531 में। 1532 में इसने क्या किया, और एक 1535 में। तो ये था शेर शाह सूरी के खिलाफ लड़ा था, जिसको चुनार का युद्ध बोल रहे हैं। और 1535 में इसने गुजरात में लड़ाई लड़ी थी, ठीक है? तो उसके बाद फिर ये 2 चौसा का और कन्नौज का युद्ध है, वो आप देख ही रहे हैं। तो इनसे इन दोनों में बुरी तरह पराजित हुआ था और इसको सिंध भागना पड़ा, ठीक है? चौसा का युद्ध हुमायूं के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 27 जून 1539 को बक्सर के पास हुमायूं और शेर खां के बीच लड़ा गया। बक्सर के पास था। हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ। वह गंगा नदी में डूबने से बाल बाल बचा। निजाम नामक एक भिश्ती ने उसे बचाया था, पानी ढोने वाला आदमी, है ना? कृतज्ञता में हुमायूं ने निजाम को एक दिन का बादशाह बनाया। निजाम ने अपने प्रतीकात्मक शासन के दौरान चमड़े के सिक्का जारी किया। जस्ट फन फैक्ट टाइप का है, कई बार इनसे ही क्वेश्चन बनता है, अब जैसे कई क्विज में उतरते हो तो ये था, एक दिन का वो बनाया था राजा, क्योंकि इसको डूबने से बचाया था। इस जीत के बाद शेर खान ने खुद को सुल्तान घोषित किया और शेर शाह की उपाधि धारण की। तो याद रखिएगा, चौसा का युद्ध था, उसको जीतने के बाद शेर खां है वो शेर शाह बन गया। उसके बाद आते हैं हुमायूं की विफलता के कारण, देख लेते हैं क्या क्या है। पहला कारण तो था अफगान की शक्ति का अनुमान न लगा पाना। मतलब उसको ये समझ में नहीं आया कि अफगानी लोग के पास क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या उनके पास वो है, सैन्य संगठन है। दूसरा था साम्राज्य का विभाजन, है ना? और भाईचारों भाइयों में क्या था, एकता नहीं थी, समर्थन नहीं मिला। अगर उसी टाइम इसके 3 भाई आके लड़ लेते इसके बिहाफ में, तो शायद ये मजबूत हो जाता।
और सैन्य कमजोरियाँ, तो जनरलों और सेना के बीच कुशलता की कमी थी और विविध संरचना के कारण समन्वय में कठिनाइयाँ आईं। अब ये क्या हुआ, अब हार गया 1540 में, तो क्या किया, कन्नौज में हार के बाद हुमायूं सिंध भाग गया। अब वहाँ पे इसने क्या किया, एक मील ये सिंध में भाग गया और इस अवधि के दौरान उसने मीर अली अकबर की बेटी हमीदा बानो साथ शादी की। हमीदा बानो उसकी वाइफ थी और उसी से ही अकबर हुआ था, ठीक है। तो 1542 में हुमायूं के निर्वासन के दौरान अमरकोट जो पाकिस्तान में है में अकबर का जन्म हुआ 1542 में। हुमायूं ने ईरान के शाह के शरण में, मतलब जो ईरान में शरण मांगी शाह से, और वहाँ पे इसने शिया धर्म अपना लिया। फारसी मदद से हुमायूं ने कांधार और काबुल पर कब्जा किया, थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ होगा, है ना, थोड़ा स्टेबिलिटी आई, 4-5 साल में अपने आप को मजबूत किया और कांधार और काबुल पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है 1554-55 में, जैसे ही आपके शेर शाह की मृत्यु कब हो जाती है 1545 में, उसके बाद जो उसके सक्सेसर थे वो वीक थे शेर शाह के, है ना। तो शेर शाह के सक्सेसर वीक हुए तो इसने मौका पाया और 1554 में पेशावर में पहुंचा और फिर लाहौर पर विजय प्राप्त की। लाहौर से शुरू किया, फिर उसके बाद वो दिल्ली में एंटर करता है, ठीक है। तो सही समय है, सही वक्त का उसने इंतज़ार किया और जो अपना 1540 में हार गया था वापस आता है ये भारत, 1555 में फिर से जीतता है। तो 1555 में क्या होता है वो अपन देखते हैं। तो हुमायूं की पुनर्स्थापना हुई थी, तो देखिए 2 लड़ाई लड़ी, है ना। ये कहाँ पे आया, लाहौर में आ चुका है और लाहौर से जुड़ा हुआ 2 क्षेत्र है, एक का नाम है मच्छीवाड़ा जो पंजाब में है, दूसरे का नाम है सिरहिंद। तो ये सिरहिंद का युद्ध के बारे में बहुत पूछते हैं। तो हाँ, तो फिर आपका मच्छीवाड़ा का युद्ध था, उसमें फिर इसने हराया आपके ये पंजाब एरिया को, और उसके बाद सिरहिंद का युद्ध था, उसमें सिकंदर सूर को हराया और इस टाइम इसका लीडर था बैरम खान। बैरम खान का रोल अभी आएगा थोड़ी देर में, क्योंकि जब हुमायूं मारा जाता है, तो हुमायूं जब मारा जाता है तो बैरम खान है वो अकबर को लीडरशिप, मतलब अकबर को मजबूत करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं हुमायूं की मृत्यु और विरासत के बारे में, ठीक है। तो हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, जनवरी 1556 में अपना सिंहासन वाप मुझे 1 मिनट ब्रेक लेना पड़ेगा, मैं थोड़ा पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी, एक डिस्टर्बेंस आ गया था। तो हम लोग कहाँ पे थे कि अब हुमायूं की मृत्यु कहाँ कैसे हुई, जनवरी 1556 में अपना सिंहासन प्राप्त करने की महज 1 साल बाद हुमायूं दिल्ली में अपने पुस्तकालय दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर गया था। अब देखो ऐसे ऐसे मृत्यु हो रही है, कोई चौगान खेलते हुए मर रहा है, कोई लाइब्रेरी के जो सीढ़ियों से गिर के मर रहा है ना, तो ऐसी इसकी मृत्यु हुई थी। इसने कुछ चीज़ें अच्छी करी थी जो उसके विरासत का हिस्सा है। दिल्ली में मीना बाजार शुरू किया था, जहां शाही परिवार के सदस्य अधिकारियों की पत्नियों से सामान खरीदने थे, ठीक है, अधिकारियों की पत्नियों से। दूसरा है नर्तकों और मनोरंजनकर्ताओं का अहल ए मुराद वर्ग बनाया। एक वर्ग बनाया नर्तकों, मतलब जो एंटरटेनमेंट वाले थे। सप्ताह के अलग अलग दिनों पर अलग अलग रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। ये एक्चुअली एक क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि जो थोड़ा सा डिफरेंट फैक्ट होता है उसको पूछते हैं लोग। इनकी सौतेली बहन थी, उसका नाम था गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा लिखा था, ठीक है। और अबुल फजल ने उन्हें इंसान एक कामिल, मतलब एक परिपूर्ण मनुष्य कहा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, ठीक है। और अकबर के शासनकाल के दौरान उनकी पत्नी हम सॉरी हाँ, 2 सेकंड, हाँ, गुलबदन बेगम जो उसकी बहन थी, सौतेली बहन, उसने तो उसका वो लिखा, बायोग्राफी लिखा। लेकिन जो इसका ये था मकबरा था, उसकी वाइफ ने बनाया है, जिसका नाम था हमीदा बानो, ठीक है। मियाँ गियास बेग द्वारा डिज़ाइन किया गया था, यह मजबूत फारसी प्रभाव दिखाता है। तो दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा, याद रखेंगे। अब आते हैं शेर शाह सूरी, है ना। तो ये जो इस चैप्टर का लास्ट वो है, हाँ, ये अफगान रूलर था जिसने हराया था आपके हुमायूं को 1540 में, और उसके बाद काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर लिया था पूरे इंडिया में। तो 1472 में इसका जन्म हुआ था। इसका नाम फरीद खान था, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे तो। माता पिता का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। राज्यभिषेक कब हुआ था, जब इसने हुमायूं को हराया था 1540 में, फिर आगरा में। किस युद्ध में हराया था आपने देखा था,
है ना। आपका बेलग्राम का युद्ध है, तो यहाँ पे हराया। अब आते हैं शेर खान। तो बहार खान लोहानी द्वारा शेर को मारने के लिए दी गई थी उपाधि। इंपॉर्टेंट है शेर शाह की उपाधि। इसने जब चौसा में हुमायूं को हराया, फिर इसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। और हजरत आला, तो 1529 में बंगाल की नुसरत शाह को हराने के बाद इसने हजरत आला की भी उपाधि धारण की थी। देखिए, जो टाइटल ये लोग लेते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किसने कौन सा टाइटल लिया था, कब लिया था। स्पेशली जब अगर वो रूलर थोड़ा प्रभावशाली हो और इतिहास में थोड़ा फेमस हो। शेर शाह सूरी को अक्सर उनके प्रशासनिक सुधारों और कल्याणकारी कार्यों के लिए अकबर का पूर्ववर्ती माना जाता है। क्यों माना जाता है हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन मैं ब्रीफ में बोलूँ तो इसने बहुत सारे जो सुधार लाए थे, चाहे राजस्व के क्षेत्र में हो, चाहे क्या बोलते हैं प्रशासनिक सुधार हो, वो अकबर ने कैरी फॉरवर्ड किए। ठीक है। शेर शाह का विजय अभियान ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि ये जो 1544 में ना मारवाड़ का अभियान था, वहाँ पे ये मतलब सबसे टफ युद्ध था ये। ठीक है। और इस युद्ध में ये जो राजपूत योद्धा थे, ये दो लोग थे, जैता और कुंपा, तो लगभग हारते-हारते जीते थे। तो उसने ये बोला था कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए लगभग अपनी सल्तनत गँवा दी थी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कुछ मिलना है नहीं वहाँ पे, है ना? जानती हो राजस्थान थोड़ा रेगिस्तानी एरिया है, लेकिन बहुत कड़ी टक्कर दी थी मारवाड़ के अभियान में 1544 में। ठीक है। मृत्यु कैसे हुई थी उसको देख लेते हैं। तो 1545 में कालिंजर के खिलाफ इसका अंतिम अभियान था। उस टाइम कौन था कालिंजर में? कीरत सिंह। ठीक है। और हुआ क्या था, एक किले को ना, दीवार को बारूद से उड़ाने के लिए उन लोगों ने उसको घेर के रखा था। तो गलती से क्या हुआ, एक जो बारूद है गलती से दीवार से टकराया जो महल की, और वापस आके जो बारूद का ढेर था उसमें आग लग गई। और फिर उसमें ये जो शेर शाह था, वो क्या बोलूँ, बाल बाल बचा था, बट अगेन इतना चोटिल हो गया था कि वो बचा नहीं, है ना। तो ये था, गलती से मारा गया ये बारूद की दीवार से टकरा के खुद के ऊपर गिरने से। अब इसके उत्तराधिकारी के बारे में ये कुछ कुछ फैक्ट हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको याद रखिए हेमू को। क्योंकि जब अकबर ने 1556 में हराया था पानीपत के द्वितीय युद्ध में, तो हेमू था, और इसी ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, विक्रमादित्य। ये सब देख लीजिए। जलाल खान था जो उसका बेटा था, जिसने इस्लाम शाह की उपाधि धारण की। उसके बाद फिरोज खां आया, जो इस्लाम शाह का बेटा था। उसके बाद मोहम्मद आदिल शाह, मुबारिज़ खान जिसने आदिल शाह की उपाधि धारण की। इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखें, नहीं रखनी चलेगा, इसको याद रखिएगा हेमू को। शेर शाह की मृत्यु के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों और आंतरिक संघर्षों के कारण सूर साम्राज्य तेजी से पतन की ओर बढ़ा। ठीक है। प्रशासन को देख लेते हैं। तो एल श्रीवास्तव के अनुसार शेर शाह मध्यकालीन भारत के महान प्रशासकों और सुधारकों में से एक था, और ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी था बोलते हैं। ठीक है। इसने एक फॉर्मल एजुकेशन लिया था, तो काफ़ी पढ़ा लिखा था। केंद्रीय प्रशासन था तो कैसा था, हम लोग नीचे पढ़ेंगे कि शेर शाह एक अधिनायकवादी, मतलब एक अथॉरिटेटिव था, प्रणाली में विश्वास रखते थे। न्यायपालिका, कार्यपालिका और सैन्य के प्रमुख रूप में सभी शक्तियों को अपने हाथों में रखते थे। तो शक्तियों का केंद्रीकरण था आपके शेर शाह के साम्राज्य में, और अलग अलग विभाग थे जो शासन को चलाने में मदद करते थे। तो बहुत सारा आप कनेक्ट कर पाओगे। वजारत, मतलब वजारत वर्ड आता है वजीर से, तो ये प्रधानमंत्री है जो कि आर्थिक मामले देखता है। अरीज आपको याद होगा, अरीज क्या था? सैन्य विभाग। रिसालत था, वो आपका था धार्मिक मामला। इंशा क्या था? जो गौर ये जो आपके क्या था, राजाओं का दरबार था ना, वहाँ का जो भी घोषणा है, रिकॉर्ड रखना है, सब यहीं से होता था, दीवान इंशा से। नेक्स्ट है दीवान कज़ा, ये था काजी के रूप में न्याय विभाग था। और दीवान बरीद, ये क्या क्या था आपका? खुफिया विभाग, जासूस विभाग। ठीक है। तो ये सारे आपके प्रशासन में मदद करते थे। तो इसमें क्या होता है मोस्टली, या तो पूछ देगा कि किस विभाग का है, या तो ये पूछ देता है कि अ, क्या मतलब मैच द फॉलोइंग, इस टाइप के प्रश्नों में आता है। उसके बाद आते हैं प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन। तो प्रांतीय प्रशासन में क्या आता है आपका? एक तो सबसे पहले केंद्र सरकार। ठीक है। तो केंद्रीय सरकार में आता है सम्राट और केंद्रीय विभाग। उसके नीचे हैं बहुत सारे प्रांत, उसके नीचे आते हैं बहुत सारे प्रांत। ठीक है। तो प्रांत में जो थे, प्रांतों को गवर्नर और सूबेदार ये लोग देखते थे। ठीक है।
और उसके बाद आता है प्रांतों को डिवाइड किया था सरकार में, ठीक है। तो सरकार में दो लोग थे, एक का नाम था शिकदार ए शिकदारा, जो सैन्य विभाग देखता था, और वहीं पे ही जो न्यायिक था, तो न्यायिक को देखने के लिए था मुंसिफ ए मुंसिफा, ठीक है। तो दो लोग देखते थे, एक न्याय को देखता था, एक सैन्य व्यवस्था को, ठीक है। तो ये हो गया केंद्र, ये आता है प्रांत, प्रांत के बाद आता है सरकार, और सरकार के बाद आता है परगना, है ना। परगना शब्द से तो आप लोग ऑलरेडी, आप लोगों को पता है, जब हम लोग छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें भी आप लोग परगना शब्द देखोगे, ठीक है। और परगना डिवाइड था आपके गाँव में, तो गाँव का हेड कौन था, मुखिया, चौधरी, पटवारी, ये लोग इसके ये थे। परगना में जो शांति व्यवस्था दिखता था उसका नाम था शिकदार, मुंसिफ जो न्याय नागरिक मुकाबले या फिर न्यायिक चीज़ें देखता था मुंसिफ था, और फौजदार जो था वो खजांची था। तो मोस्टली आपको क्या याद रखना है, अगर पूछा जाए कि शेर शाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन बताओ, तो आप बताइएगा कि सेंट्रल जो केंद्रीय सरकार था वो डिवाइड था प्रांत में, प्रांत डिवाइड था आपके सरकार में जिसको जिले बोलते हैं, और सरकार डिवाइड था परगना में, ठीक है। और उनके जो जो अधिकारी थे बताइएगा। ये अपने आप में 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और मुझे उम्मीद है कि जिस टाइप से लोग नए क्वेश्चन छांट रहे हैं ये क्वेश्चन बन सकता है। और कुछ नहीं होता तो आपके जो टेस्ट वाले हैं वो लोग तो दे ही देते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो याद रखिएगा ये किस टाइप का आपका डिवीजन था। अब नेक्स्ट आते हैं अपन शेर शाह की राजस्व प्रणाली, बहुत फेमस था, है ना, क्योंकि इसी को ही अकबर ने कैरी फॉरवर्ड किया। तो इसमें क्या है, इसने कृषि भूमि को सन की रस्सी से मापा गया, और उर्वरता के उर्वर जो जिस जैसी उसकी वो थी प्रोडक्टिविटी थी, फर्टिलिटी थी, उसके हिसाब से ये वर्गीकृत किया गया। तो कैसे वर्गीकृत किया गया, उच्चतम, मध्यम और निम्न श्रेणी में भूमि को बांटा गया, और उसकी औसत जितना एवरेज प्रोडक्शन होता था उसका 1/3 निर्धारित किया गया राज्य का कर, ठीक है। अब आते हैं पट्टा और काबूलियत प्रणाली भी इसी ने शुरू किया था। पट्टा मतलब क्या हुआ, किसानों को पट्टा देता था कि भाई ये जमीन आपके अंडर है। उसके बाद है आपका काबूलियत, मतलब उनसे करार कराया जाता था कि भाई ये आपके पास ज़मीन है, इसमें जितना भी प्रोडक्शन होगा 1/3 आप हमें दोगे, ठीक है। मूल्यांकन के लिए 3 टाइप की विधियां हैं। एक तो जब्ती था, जब्ती क्या था, भूमि का वास्तविक माप करते थे कि कितना माप है उसके हिसाब से ये लोग टैक्स लेंगे। अब 2 टाइप के हैं, एक तो है नशक और दूसरा है कनकुट प्रणाली। तो इसमें क्या होता था, खड़ी फसलों के हिसाब से अनुमान लगाते थे कि कितना टैक्स बनेगा। और बटाई जो बज़मी भी बोलता था उसको बोलते हैं फसल की कटाई के बाद फसल का साझाकरण, ठीक है। फसल पहले तो अनुमान लगा लिए कि भाई हाँ 1/3 लेंगे, है ना। और उसके बाद जब कट जाता था तो उसके बाद जो फसलों का जो बंटवारा होता था प्रशासन और जो बोने वाला उसके बीच, उसको बोलते थे बटाई। बटाई से याद है, सिंपल है ना। नष्क को याद रखिएगा, ये है खड़ी फसलों का अनुमान, मतलब खड़ी फसल के को देख के अनुमान लगाया जाता था कि मतलब अ, ऐसे निर्धारित करेंगे कि इतना हमारा है, इतना आपका है। तो दोनों विधि अपनाते थे, जो भी विधि सूटेबल उनको लगती थी। शेर शाह की सैन्य और न्याय न्याय प्रणाली, तो पहला तो यह है कि अलाउद्दीन जो खिलजी ने सैन्य पद्धतियों को पुनर्जीवित किया, ठीक है। अलाउद्दीन ने क्या किया था, स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी ना, एक स्थायी सेना, तो उसी को इसने भी कैरी फॉरवर्ड किया। सम्राट सेनापति था, एक सेकंड यार, सैनिकों को सीधे राज्य द्वारा वेतन दिया जाता था, है ना। और एक बड़ी स्थायी सेना थी, सैनिकों के वर्णात्मक रोल जो हमने हुलिया और दाग पढ़ा था, तो इसने उसको कैरी फॉरवर्ड किया। और धोखाधड़ी से बचने के लिए घोड़ों को इसने भी दागा, है ना, ब्रांडिंग करी। न्याय प्रणाली के लिए आपने देखा कि बहुत स्थिति की परवाह किए बगैर बिना स्थिति की परवाह किए बिना सार्वभौमिक न्याय करता था। तो इसने ना एक बार अपने बेटे को भी दंडित किया था। इसने क्या किया था, इसके बेटे ने, उसका नाम था कुतुब खान। तो कुतुब खान ने क्या किया था, अपने पिता से बिना पूछे एक लोकेशन में युद्ध छेड़ दिया था, ठीक है। तो फिर जब उसके पिता को पता चला कि भाई ये तो अनुशासनहीनता है, तो उसने उसको भी दंडित कराया था, और पूरे भरे दरबार में कोड़ों से पिटवाया था उसे। तो काफ़ी न्यायप्रिय था। सैन्य अधिकारियों ने सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा की। शिकदार सरकारी क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखता था, गाँव में मुकद्दम। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले स्लाइड में ही। शेर शाह का बुनियादी ढांचा विकास, तो इसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या किया वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया,
शेर शाह ने बंगाल के सोनार गांव से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, इससे ये शायद सीजीपीएससी में आया है कि सड़क ए आजम का निर्माण किसने करवाया था, तो 1500 मील का इसी ने बनवाया था सड़क का नेटवर्क। छाया के लिए दोनों तरफ पेड़ लगवाए थे। हर 2 कोस मतलब 4 मील पर कुएं खुदवाए गए। हर 4 कोस पर सराय मतलब विश्राम गृह बनाया गया। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग आवास और गरीब यात्रियों को मुफ्त का भोजन दिया जाता था। तो काफ़ी वेलफेयर भी किया इसने। अन्य योगदान क्या है? मानकीकृत मतलब ये इकोनॉमी में मानकीकृत मुद्रा पेश की। तो दाम मतलब तांबे का, ये प्रश्न आ सकता है ना, जैसे इस साल आया था, कहाँ बना? अब पूछ सकता है अगली बार, दाम क्या है? और जो रुपया लॉन्च किया वो था चांदी का सिक्का। ठीक है। दिल्ली में किला ए कुन्हा नामक मस्जिद बनवाया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। किला ए कुन्हा, ये इसी की देन है, किला ए कुन्हा। रक्षा के लिए रोहतास जिले का निर्माण किया। सासाराम में इसका मकबरा है जो बहुत फेमस है। कुशल डाक प्रणाली स्थापित की। ठीक है। और ये ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया बाबर, हुमायूं और शेर शाह के बारे में। देखते हैं हमने जो पढ़ा है क्या हम लोग उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर पाते हैं। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इब्राहिम लोधी के संबंधी थे, वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार इब्राहिम लोधी के संबंधी थे जिनसे दुर्व्यवहार किया गया था तथा उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। ये तो गलत है, कोई निष्कासित नहीं किया गया था। दिलावर खान जिसे इब्राहिम लोधी के हाथों, ये भी नहीं है, के पिता थे, गलत है। पंजाब के भी उत्तराधिकारी थे, पंजाब का तो वो था अपना दौलत खान। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया? क्या उस्ताद अली खान ने किया? नहीं। मुस्तफ़ा ने? नहीं। दौलत खान ने किया था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उसमें राणा सांगा रहता तो राणा सांगा भी करते। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन पद्धति को अपनाया? तो ऑटोमन पद्धति क्या हुआ आपका? वही जो तोपों के थ्रू, तोपों का कैसे आपको संचालन करना है, उसी को ऑटोमन पद्धति बोल रहा है। और 2 सेकंड। हाँ, तो इसको किसने किया? आपके बाबर ने, 1526 में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद आते हैं पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? क्या उसकी घुड़सवार सेना? नहीं। सैन्य कुशलता थी उसकी, है ना? तो गुलुमा प्रथा भी बोल सकते हैं, बट ये सारी की सारी चीज़ें आपकी सैन्य कुशलता में ही शामिल होती हैं, क्योंकि अगर आप किसी को हरा रहे हो जिसके पास 1 लाख सेना है वर्सेस 12,000, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सैन्य कुशलता है उसको क्रेडिट देना आवश्यक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया? तो वो था आपका पानीपत का युद्ध। ठीक है, इनमें तो पानीपत का युद्ध ही है। ये तो बहुत बाद में हुए, 1757 का युद्ध है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761, हाँ 1761 में हुआ था। और खानवा का तो फिर पानीपत के बाद ही आया। तो वहीं पे पहले यूज़ हुआ था। ठीक है। ऑल्दो इन्होंने 1519 में यूज़ किया था बाजौर में, जो पाकिस्तान में युद्ध हुआ था ना, जब बाबर आ रहा था तो उस टाइम युद्ध किया था, तो उसमें भी इसने तोपों का उपयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखिए वही प्रश्न जो हमने पढ़ा था। तो पानीपत का 26, खानवा 27, घाघरा 29, ये 30 दिया है। हमने क्या याद रखा था? 1526, 27, 28, 29। तो क्या हमारा शॉर्टकट था? पी के, बाबर पी के आया सीजी में। ठीक है, पानी पी के आया सीजी में। तो ये मैच कर रहा है क्या? पानीपत करेक्ट मैच कर रहा है। के से खानवा मैच कर रहा है। सी से चंदेरी, तो ये गलत, ये मैच नहीं कर रहा है। और 29 में आपका घाघरा, तो ये मैच कर रहा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा मैच नहीं कर रहा है बोल रहे हैं? तो डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में बाबर के भारत में आने का फलस्वरूप क्या हुआ? तो देखते हैं क्या क्या फैक्ट बोल रहे हैं। उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत शुरू हुई। उपयोग की शुरुआत, तो मैंने जैसे मैंने बताया कि बारूद पहले से यहाँ यूज़ होता था, तो ये तो गलत है। तो अगर मैं पहले को गलत कर देता हूँ तो ऑप्शन ये हो जाता है। फिर भी बाकी को पढ़ते हैं। इस क्षेत्र में स्थापत्य में मेहराब और गुंबद की स्थापना शुरू हुई, तो ये गलत है। मेहराब की तो आपने पढ़ा, याद होगा, अगर आपने सल्तनत पीरियड का लेक्चर कर लिया होगा तो वहाँ मैंने बताया था कि मेहराब तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू करवा दिया था, है ना? सॉरी, बलबन या फिर उसके पहले। और घोड़े के नाल वाला जो मेहराब था वो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने करा था। ठीक है।
तो सल्तनत पीरियड में शुरू हो गया था, तो ये तो गलत है, मतलब बाबर ने शुरू नहीं किया। इस क्षेत्र में तिमुरिद का राजवंश स्थापित किया, ये परफेक्ट है। तो ऑप्शन मतलब केवल 3 ही करेक्ट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न युद्धों में इसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की। जिहाद मतलब उसको धार्मिक युद्ध का नाम दिया, किसको? खानवा का, जिसमें था राणा सांगा, ठीक है, 1527। देखिए, आपको ऐसे ही ना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते-करते जो फैक्ट रटे हैं उसको रिवाइज़ करते जाना है। ऑप्शन क्या था? जो भी बी होगा। भारत के मुगल शासक बनने पर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने खालिस्तान नाम रखा। किसने रखा? इसने अपना नाम बाबर, ठीक है, तो ऑप्शन ए। हमने पढ़ा था ना उसका नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की, तो पातशाह की पदवी आपने ऊपर में पढ़ा होगा, जब उसने काबुल पे कब्जा किया तो धारण करी, ठीक है, बी। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो देखिए, बाबर का ना युद्ध किससे किससे हुआ था उसको याद रखिए। क्या उड़ीसा में हुआ था? नहीं। कश्मीर में भी हुआ था? नहीं। गुजरात में इसने नहीं करा था, इसने किया था मेवाड़ में। तो मेवाड़ का ही मेंशन होगा, मतलब लॉजिक लगाएं तो ऑप्शन सी। मेवाड़ में राणा सांगा का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में मेंशन किया है। अब ये कथन है और कारण है। बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, बिल्कुल करेक्ट है। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, गलत। ये फारसी जो थी वो मुगल भाषा थी, मुगल दरबार की भाषा थी। उसको तुर्की आती थी, तुर्की में ही लिखता था वो, है ना। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, तो ऑप्शन सी इज राइट। इसका ट्रांसलेशन फारसी में करा था रहीम खान खाना ने, ठीक। तुजो के बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? हमने अभी पढ़ा, ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, और ये लिखा गया है तुर्की भाषा में। निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य ये आपका 17 मई 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ? ये वही युद्ध है जिसको हारने के बाद फिर आपके हुमायूं को फिर भागना पड़ा था सिंध, ठीक है। तो किनके बीच हुआ था? आपके शेर शाह और हुमायूं के बीच। बी इज द राइट आंसर। निम्न में से किसे, अच्छा मैं इसको बाकी ऑप्शन को एक बार देख लूँ मैं। देखिए, सब तो नहीं पढ़ाएंगे, वही इंपॉर्टेंट है। तो निम्न में से किसे उसे चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से नहीं है। तो देखिए, कौन भाई नहीं है? कामरान तो था ही, कामरान को काबुल दिया था। उस्मान को क्या दिया था? उस्मान को दिया था आपका इधर, सॉरी उस्मान ही नहीं है, हिंदाल को दिया था आपके ये वाला भाग, संभल वाला। संभल अस्करी को दिया था संभल वाला, और इसको कौन सा भाग दिया था? मेवाड़ वाला कुछ भाग भाग दिया था जो हमने पढ़ा। तो उस्मान उसका भाई नहीं था, ठीक है। तो बी इज द आंसर। उसके बाद हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों के तिथि अनुसार उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो आप देखिए कौन-कौन सा है। चौसा कब लड़ा था उसने? 1539 में चौसा लड़ा था। कन्नौज लड़ा था 1540 में। सरहिंद जो लड़ा था इसने, सरहिंद का डेट कितना है? 1555 सरहिंद, ठीक है। और क्या है आपका? देवरा, तो देवरा का युद्ध तो बहुत पहले लड़ लिया था, है ना। तो देवहरा जो लिखा है तो वो आपका 1532 में, ठीक है। एक्चुअली हाँ, खलिंजा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना है। तो अरेंज हुआ क्या? पहला आपका देवरा पहले आएगा, उसके बाद चौसा, उसके बाद आएगा आपका कन्नौज, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। ये दिस इज द राइट आंसर, डी, है ना। निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में कौन सा एक उच्च शिक्षित था? बलबन था क्या? नहीं। अलाउद्दीन नहीं। इब्राहिम लोधी नहीं। शेर शाह बहुत एजुकेटेड था, ठीक है। शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित है। देखो, शेर शाह ने बहुत सारे सुधार किए थे, तो देखते हैं ऑप्शन। राजस्व में किया था, बिल्कुल। इसने क्या किया था? भूमि को उच्च, निम्न और मध्यम भाग में डिवाइड किया था, बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी के हिसाब से। प्रशासनिक सुधार किए थे उसने, है ना, प्रॉपर डिवाइड करके रखा हुआ था। सैनिक सुधार में किया था, बिल्कुल। इसने अलाउद्दीन के जो सुधार थे उसको एज इट इज़ लिया था। करेंसी प्रणाली में सुधार, इसमें भी इसने क्या किया था? तांबे के सिक्के जिसको दाम कहा जाता था, और चांदी के रुपया जारी किया था। तो चारों सुधार किए थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हज़रत आला की उपाधि और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की? तो हज़रत आला मैंने जस्ट ऊपर में पढ़ा है, सुल्तान तो नहीं आया था उधर। तो हज़रत आला की उपाधि शेर शाह सूरी ने धारण की थी, तो ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि हुमायूं था जिसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया दिल्ली सल्तनत के खत्म होने के बाद। दिल्ली के सल्तनत के बाद कौन आया? मुगल आया। तो हुमायूं ने इंट्रोड्यूस किया स्वर्ण मुद्रा और उसी को कंटिन्यू किया शेर शाह ने भी जारी किए थे। ठीक है, तो आपको टेम्प्ट नहीं होना है अकबर को देख के कि अकबर ने ही सब करा होगा करके, ये हुमायूं ने किया था। बी ऑप्शन। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? तो ये जाता है क्रेडिट शेर शाह को, जो हमने ऊपर में फैक्ट पढ़ा, बी। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किया था? तो आपने याद है आपको हुमायूं का मकबरा? तो उसकी वाइफ थी, कौन थी उसकी वाइफ? उसकी वाइफ थी, ये तो सब हो गए, हाजी बेगम। हाजी बेगम ने आपका निर्माण करवाया था इसका, क्या बोलते हैं, ये हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, डेफिनेटली करेक्ट है। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं है, बिल्कुल गलत है ये भाई। उनका युद्ध में भी काफ़ी उन्होंने शासक के रूप में भी उसके गुण जो थे काफ़ी अच्छे थे, है ना। उसने प्रॉपर कुछ वेलफेयर काम भी कराए हैं, सड़क वो आप देखे होंगे, सड़क बनाया है, रहने के लिए विश्राम गृह। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बी गलत है। अब आते हैं शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय की दर क्या थी? ये आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब एक चांदी का जो रुपया है वो कितने के बराबर था? तो एक चांदी का जो रुपया था इक्वल टू 64 आपके दाम के बराबर था, ठीक है, जो कि तांबे का था, है ना। मेटल का कीमत होता है जानते हैं, तो चांदी ज़्यादा कॉस्टली है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका शेर शाह सूरी की मौत कब हुई थी? आपको याद होगा, ये हुआ था कालिंजर युद्ध में, आपके 1545 में जब वो घायल हो गया था, ठीक है। तो आप ना टेम्प्ट मत होइएगा सासाराम से। सासाराम में उसकी वो है, समाधि है। तो बी इज़ द राइट आंसर। और शेर शाह का मकबरा है ये बिहार में है, सासाराम, वहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद आता है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से जोड़ते हैं? तो ये है आपका शेर शाह सूरी, जिसने बोला था ये लाइन कब? ये बोला था जब वो मारवाड़ के युद्ध में था, है ना। और जीत तो गया, बट बहुत कड़ी टक्कर दी थी उन्होंने। तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? तो याद है आपको, किला एक कुन्हा मस्जिद जो दिल्ली में है, उसका निर्माण इसने कराया, शेर शाह ने। आखिरी के कुछ प्रश्न हैं, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम बनवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड, ये बनवाया था आपके शेर शाह सूरी ने, ठीक है। उसके बाद आते हैं, 3 बैक टू बैक क्वेश्चन हैं, देखिएगा। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया? कृषकों की सहायता के लिए पट्टा और काबूलियत की व्यवस्था किसने की? और ये है, निम्नलिखित में से चिन्हित कीजिए जो हुमायूं को, ये तो हो चुका है तो इसको रिपीट हो रहा है। तो पुराना किला ये आएगा आपका शेरशाह, काबूलियत और पट्टा मैंने ऊपर में बताया, अगेन शेरशाह ने अपने भूमि सुधार में करा था, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों होता है हमारा ये चैप्टर ख़त्म। काफ़ी लंबा था, थोड़ा बोरिंग भी हो गया होगा, बट क्या करें, स्टार्टिंग में कि कुछ चैप्टर आपको लंबे लगेंगे ही, ठीक है। चलिए आप रिवाइज़ करते रहिएगा और थैंक यू।